देखिए हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आगे हमारे पेज में है। प्रस्तावना थर्ड कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद तीसरा कमीशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला कमीशन जो है स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं 1948। दूसरा कमीशन मुदालियर कमीशन, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग जानते हैं के नाम से जानते हैं, 1952 में स्थापित हुआ था। और इसके बाद तीसरा कमीशन जो स्थापित हुआ वह कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। अभी देख लेते हैं कि कोठारी कमीशन की स्थापना का औचित्य क्या था। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। जो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे कमीशन बनाए गए, जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रहा हो या माध्यमिक शिक्षा आयोग रहा हो, उनका जो सुझाव था वो भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं हुआ। इसका मूल कारण यह था कि चूंकि हम प्राथमिक शिक्षा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर लागू किए हुए थे, जबकि माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया। यही कारण रहा कि हम अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। आप यहाँ देखेंगे डॉक्टर डीएस कोठारी, इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी, यह पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन थे। इनके साथ और भी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इसका जैसे आप देख लेते हैं, सेक्रेटरी के रूप में थे जेपी नायक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। फ्यू फॉरेन एक्सपर्ट थे, एक टोटल ऑफ 16 मेंबर्स थे, यानी कोठारी कमीशन में 16 सदस्य थे चेयरमैन को लेकर। आगे हम देख लेते हैं मेजर रिकमेंडेशन क्या है। पहला है नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय उद्देश्य का हमारे रहे शिक्षा के, इस पर उन्हें फोकस करना था। दूसरा है नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह के हम शिक्षा के पैटर्न बनावें कि पूरे भारत को एक सूत्र में हम बांध सकें। क्यों? क्योंकि इसके पहले भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत विभेद था। यही कारण था कि 1952 का जो मुदालियर आयोग था या 1948 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, वह अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। इसी कारण भारत सरकार को समग्र शिक्षा पर विचार करने के लिए, जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सब पर अपना सुझाव देना था और सबको समग्र रूप से एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं ऑन नेशनल कैरिकुलम क्या हो, यानी राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप, राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन के अनुरूप और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए और भावी आवश्यकताओं की हम पूर्ति कैसे करें, इस संबंध में कैरिकुलम बनाना था। आगे देख लेते हैं ऑन टेक्स्ट बुक, यानी जो पाठ्यचर्या होगी उसके लिए पुस्तकें किस तरह की बनाई जाएंगी, उनका निर्माण कौन करेगा, उनके लिए ड्राफ्टिंग कौन करेगा, उनको संबंधित राज्यों में लागू कौन करेगा, इस संबंध में सुझाव था। आगे देख लेते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कौन कौन सी विधियां शिक्षण की अपनाई जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा फर्स्ट सेम में टीचिंग मेथड्स के बारे में कम से कम 8 स्किल्स बताई गई होगी। इसमें यह कहा गया मेथड्स ऑफ टीचिंग में कि जब तक शिक्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग कक्षा कक्ष में उचित अवसर पर नहीं करता, तब तक कक्षा शिक्षण रुचिकर नहीं हो सकता और छात्रों की समझ से परे होगा। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षण कार्य करते समय मेथड्स ऑफ टीचिंग को अप्लाई अवश्य करें। आगे देख लेते क्या है टीचिंग पर्सोना एंड टीचर स्टेटस, अर्थात वैयक्तिक शिक्षण किस प्रकार होगा और शिक्षक का स्तर क्या होगा, उस संबंध में कोठारी साहब ने सुझाव दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वैयक्तिक विभिन्नता हो सकती है, लेकिन कक्षा कक्ष में छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरना शिक्षकों का नैतिक दायित्व है और इन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए शिक्षकों का ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, अपने विषय के परिप्रेक्ष्य में, विविध ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण होना आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षक शिक्षा कैसी हो। इस संबंध में कोठारी साहब ने कहा कि चूंकि भारत
अभी स्वतंत्र हुआ है, कुछ वर्ष ही हुए हैं, हमारे सामने लक्ष्य अधिक हैं, संभावनाएं अधिक हैं, हमारे पास संसाधन कम है, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां अधिक हैं। हम किस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि शिक्षक ही किसी राष्ट्र का निर्माता होता है। अर्थात जिन युवाओं को, जिन बच्चों को वह पढ़ाकर समाज और राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करेगा, वह पहले कैसा हो। अर्थात हम सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं कि जैसे एक माली है, अगर वो गार्डन का बगीचे का ठीक ढंग से अगर सिंचाई न करे, खरपतवार का को साफ सुथरा न करे, स्वाभाविक झाड़ियां उग सकती हैं। उसी प्रकार अगर शिक्षक वास्तव में स्वयं शिक्षित नहीं है, उसे प्रशिक्षण उचित ढंग से स्वयं नहीं प्राप्त हुआ है, तो छात्रों को अपने उचित ढंग से ज्ञान नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए कोठारी साहब ने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण सबसे आवश्यक है, जिससे वह अच्छी ढंग से अपने प्रोफेशन में क्या हो, सफल हो सके। आगे देखते क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस संबंध में कोठारी साहब ने कहा कि छात्र जीवन में छात्रों के सामने वैयक्तिक समस्याएं होंगी, पारिवारिक समस्याएं होंगी, सामाजिक समस्याएं होंगी। उन समस्याओं का निराकरण शिक्षक को करना चाहिए। छात्र हो सकता है कि अपनी समस्याओं को लेकर अपने शिक्षक के पास जाए, पहले उन समस्याओं को समझे, उसको दूर करने का उपाय सुझाए, और उस समय एक मित्र के तरह उसके साथ सिंपैथी दिखावे, जिससे छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक से क्या करे, शेयर करे। तभी वह वास्तव में गाइडेंस एंड काउंसलिंग को अप्लाई कर सकता है, फॉलो कर सकता है। इसके अलावा क्या है, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। इस संबंध में उन्होंने कहा जो मूल्यांकन की प्रक्रिया हो वो सतत मूल्यांकन हो। हम परीक्षा प्रणाली वार्षिक में करके सतत मूल्यांकन के आधार पर हम बच्चे का इवैल्यूएट करते हैं, वो मूल्यांकन सबसे अच्छा मूल्यांकन होगा। एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी समावेश होना चाहिए। केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर हम परीक्षा प्रणाली में अपनाते हैं, इससे छात्रों का वास्तविक मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। इसलिए वास्तविक परीक्षा प्रणाली में लघु उत्तरीय प्रश्नों को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, तीनों का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।